बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे ये दाइश, टीटीपी, ये सारी दहशतगर्द तंजीमें आई कहाँ से हैं, इनकी ओरिजिन क्या है और इनके मकासद क्या थे स्टार्टिंग में और एंड में जाकर इनके मकासद का क्या बना। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ओटोमन एम्पायर के पास। ओटोमन एम्पायर जब टूटी थी तो ओटोमन एम्पायर के अंदर से बहुत सारी नई नई रियासतें निकली थी। वो सारी नई नई रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी गई, लेकिन उनमें सब रियासतों में एक खामी थी। उन सब रियासतों में एक बड़ी खामी थी। वो खामी ये थी कि वो रियासतें अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही थी मॉडर्न डेज के अंदर। फिर उन रियासतों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स इमर्ज करना शुरू हो गए। कहीं पर लिबिया में कदाफी आ गया, कहीं पर सद्दाम हुसैन आ गया, कहीं पर कौन कहीं पर कौन। उन सारे लीडर्स ने अपने आप को एक सिक्योरिटी वैक्यूम में पाया। वो सारे के सारे लीडर्स खुद को इनसिक्योर महसूस करते थे अपनी नेबर स्टेट्स के साथ। कोई ना कोई यही सोचता रहता था कि कभी ना कभी मेरी रियासत खत्म कर दी जाएगी विद फॉरेन इंटरवेंशन या फिर नेबर्स के इन्वेजन के थ्रू। इसीलिए वो सारे पावर सीख करते रहे। इस पावर सीकिंग फार्मूले के चक्कर में हुआ क्या कि कोई बैठ गया रशिया की गोद में, कोई बैठ गया अमेरिका की गोद में, और उल्टा अमेरिका ने और यूरोप ने ये किया कि इनके ऊपर बिठा दिया इसराइल को। अब इसराइल की मुखालिफत तो बड़ी शिद्दत से थी अरब दुनिया के अंदर, पर इसराइल से खुलेआम लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि अमेरिका कूद पड़ता था उस जंग में। सो इन सारे मुमालिक ने एक कोशिश करने की कोशिश की। अब ये सारे मुमालिक कूद गए रशिया की गोद और रशिया से हथियार खरीदने लगे। रशिया ने भी बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर भी रशिया ने जितने इनको हथियार दिए और ये इसराइल को ओपन जंग में ना हरा सके 1973 वार के बाद। फिर इसराइल का हैंड हाई हो गया और इसराइल अपर एंड पर आ गया क्योंकि वो 2 बार अपने आप को बचा चुका था बड़े मेजर स्केल के अटैक से। फिर इसराइल ने अपने टर्म्स डिक्टेट करना शुरू किया। कुछ रीजन के प्लेयर्स ने इसराइल के सामने सरेंडर कर दिया। सारे मुमालिक में सबसे पहला जो नंबर आया वो आया आपके उर्दन का। उर्दन के बादशाह झुक गए ईरान के साथ और उर्दन की इसकी वजह से बड़ी सख्त मुखालफत हुई इस्लामी दुनिया के अंदर, और जिसकी वजह से फलस्तीनियों ने उर्दन के ऊपर चढ़ाई भी कर दी और जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को जाकर फलस्तीनियों को वहां से हटाना पड़ा। फिर नंबर आया मिस्र का। मिस्र ने भी सर झुका लिया इन सब के सामने। इस सारे सर झुकाने के चक्कर में मसला ये हुआ कि मुसलमान लोग जो थे वो अपने बादशाहों के खिलाफ हो गए, और इन बादशाहों के खिलाफ होने की वजह से नई नई तंजीमें उभरना शुरू हो गई। ये हमेशा होता है जब बादशाह अपनी आवाम की आवाज को नहीं रिप्रेजेंट करता तो नीचे से एक बगावत उभरती है, और ये सारी बगावतें डिफरेंट डिफरेंट तंजीमी फॉर्म में आना शुरू हो गई। इसमें से कुछ तंजीमें तो आप सबको पता है, जैसे कि सईद अल कुतुब की किताबों से मिलती हैं जो इजिप्शियन थी, और उसके बाद जाकर अल कायदा। इन सारी तंजीमों ने वन वे और दी अदर मर्ज करके बनाने की कोशिश की अल कायदा। अल कायदा इतनी मिलिटेंट भी नहीं थी, और यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि कोई ये नहीं कह सकता कि यूएसए ने कभी भी किसी दुनिया में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रूफ दिए थे अल कायदा की इन्वॉल्वमेंट 9/11 में। यूएसए ने किसी भी जगह पर प्रूफ नहीं दिए थे कि 9/11 में अल कायदा इन्वॉल्व है। ये यहाँ पर एब्सोल्युटली क्लियर करते चले। फिर इस तरह की जो तंजीमें थी उन्हें गवर्नमेंट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी, पर मासेस में इनको बड़ी रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। लोग पसंद करते थे, गवर्नमेंट इनसे नफरत करती थी। धीरे धीरे ये हुआ कि ये तंजीमें थोड़ी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती गई, और फिर वन वे और दी अदर अमेरिका ने ये महसूस किया कि ये किसी ना किसी दिन एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बन जाएंगी और मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट्स को टॉपल कर देंगी, और फिर अमेरिका बड़े मेजर लेवल पे अपने प्लेयर्स लूज कर देगा रीजन के अंदर। अब यहाँ पर यह बात वाज़ेह रहे कि इस वक्त तक सोवियत यूनियन टूट चुका था, अमेरिका यूनिलेटरल पावर था, और उसके अलावा कोई दुनिया में सुपर पावर नहीं बचा था, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी सुपर पावर स्टेटस को बचाना चाहता था। इसीलिए वो चाहता था कि मेरा असल रसूख इन रीजन्स के ऊपर ज्यादा रहे। इन्हीं रीजन्स में से जो तंजीमें थी वो अमेरिका की दुश्मन थी। सो अमेरिका को वन वे और दी अदर अपना असल रसूख इन रीजन्स के अंदर बढ़ाना था। अमेरिका गवर्नमेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि एक्शन लो इनके खिलाफ, पर गवर्नमेंट्स कहती थी अगर हम एक्शन लेंगे राइट विंग के खिलाफ तो हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा और हम इतने ताकतवर नहीं है। सो वन वे और दी अदर अमेरिका को एक बड़ा मैसिव स्केल का अटैक चाहिए था, वो उसको मिल गया 9/11 में। 9/11 के बाद अमेरिका बड़े फुल्ली तौर पे दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशंस पास करवाए अपने फेवर में, और सारी दुनिया को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया कि इन तंजीमों को खत्म होना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि इन सारी तंजीमों के ऊपर पूरे ग्लोब के ऊपर हमले होना शुरू हो गए। अल कायदा, तालिबान, आपके तमाम तर उज़्बेक टेररिस्ट, ये वो सब हर जगह पे जो भी छोटे मोटे टेररिस्ट थे उन पर हमले हो गए। इसी सारी सैंक्शंस की फायदा लेते हुए इंडियंस ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि कश्मीरी भी दहशतगर्द हैं, सो कश्मीरियों को भी मारना शुरू कर दो। अब ये एक लूप होल था जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में था कि अगर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसे आप टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते, पर इंडियंस ने बड़ी कोशिश की कि इस तंजीम को भी, इस आजादी की तहरीक को भी
भी दहशत गर्दी में शुमार कर दिया जाए। हाउएवर ये कश्मीर की स्ट्रगल अब भी दहशत गर्द तंजीम में शामिल नहीं हो सकी, थैंक्स टू पाकिस्तान और वेरियस अदर रीजनल प्लेयर्स। फिर क्या हुआ? फिर जब अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो फिर सबने सोचा कि सारे खेल खत्म, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद अमेरिका ने एक मेजर ब्लंडर कर दिया जब उसने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन भली कितना सख्त तबीयत डिक्टेटर था, पर वो ये था कि इराक के ऊपर उसने अमन कायम करके रखा हुआ था और इराक के ऊपर इतनी रीजनल और एथनिक प्रॉब्लम्स थी कि अगर सद्दाम हुसैन ना हो तो कोई भी वहां पर अमन कायम ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर रहना पड़ता था बड़ी सख्ती से, क्योंकि तमाम तरफ एक्शन एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब क्या हुआ? जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया और उसके बाद फौरन ही चला गया 2012 के करीब इराक से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद वहां पर हो गया बड़ा मेजर स्केल का पावर वैक्यूम। पावर वैक्यूम में क्या हुआ? कुछ हिस्सा ईरान के शिया लोगों ने फिल करने की कोशिश की, कुछ कुर्दों ने की, और इन सारे चक्कर के अंदर एक मेजोरिटी माइनॉरिटी में तब्दील होगी, वो थे सुन्नी मेजोरिटी। इराक की जो सुन्नी मेजोरिटी थी वो माइनॉरिटी में तब्दील हो गई और इस सारे चक्कर में उस सुन्नी मेजोरिटी को गुस्सा निकालना था ईरान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और कुर्दों के ऊपर। फिर उस सुन्नी मेजोरिटी ने क्या किया? अल जरकावी नाम का एक अलकायदा का दहशतगर्द था, उसके साथ